नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आर्क स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के लिए ईवीएस की पेडागोजी के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने सीटेट के लिए ईवीएस की जो थ्योरी है उसकी क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली हैं। हमने एनसीईआरटी के थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास की जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर ली है और साथ ही में हमने उसके रिवीजन क्वेश्चंस भी लगा लिए थे सारे। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के लिए ईवीएस की पेडागोजी के बारे में, यानी कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट्स लेने वाले हैं सीटेट की ईवीएस पेडागोजी के बारे में। और इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे और अगर आप इनको समझ जाएंगे तो मेरा मानना है कि 70% जो है वो आपको ईवीएस की पेडागोजी जो है वो समझ में आ जाएगी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो जो मैंने पॉइंट्स तैयार किए हैं उन्हीं में से ही क्वेश्चंस आते हैं। बस थोड़ा उनमें घुमा फिरा के या अंतर करके दे दिए जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से करते हैं तो मेरा मानना है कि 70% जो है वो आपकी पेडागोजी जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपकी, और आपका जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी साथ में, और आप अच्छे से क्वेश्चंस जो हैं वो उनको सॉल्व कर पाएंगे ईवीएस के। तो दोस्तों, बिल्कुल आप लोग इस वीडियो के साथ में बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ईवीएस की पेडागोजी। तो हम लोग पॉइंट वाइज चलने वाले हैं। मैंने जो है वो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जो ईवीएस की थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं, क्योंकि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास ये तीन क्लासेस ऐसी हैं जिनमें से ही ईवीएस की जो है वो पेडागोजी आती है। आप मान के चलिए 70% जो है वो इन तीनों ही किताबों में से पेडागोजी आपकी ईवीएस की आती है। तो आपको और कहीं भी देखने की पेडागोजी जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है। 30% तो आप जब आपकी 70% से इन पॉइंट से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो आप 30% तो आप अपने आप ही कर पाएंगे, उनमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फिर पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। तो पहली लाइन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों की स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ के बारे में। और एनसीएफ क्या कहती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि जो बच्चे हैं उनको केवल कक्षा के अंदर ही सीमित ना करा जाए, उन्हें बाहर के पर्यावरण, खेलकूद आदि आदि जो एक्टिविटीज हैं उनमें भी उनको शामिल किया जाए। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो ये सारी चीजें आपको सुझाती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि यह पाठ्य पुस्तक सोच विचार और विस्मय, पहला पॉइंट सोच विचार और विस्मय, दूसरा छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस, तीसरा है हाथ से की जाने वाली व्यावहारिक गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। तो ये जो पाठ्य पुस्तक है, ये पाठ्य पुस्तक के बारे में जो हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी एनसीईआरटी की थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास की जो ईवीएस की बुक क्या कहती है कि सोच विचार और विस्मय, यानी बच्चों में जो है वो मनोरंजन भी होना चाहिए, उनके में सोचने की क्षमता भी उनकी जागृत होनी चाहिए। छोटे समूह में वो बातचीत करना भी सीखें, बहस करना सीखें, और जो हाथ से की जाने वाली जो एक्टिविटीज है वो करना भी सीखें। तो ये सारी बातें जो है वो इस पुस्तक में इन सब चीजों पे जो है वो बल दिया गया है। केवल उन्हें किताबी कीड़ा बनाने के ऊपर इसमें बल नहीं दिया गया है। ये पाठ्य पुस्तक कहती है कि ये सारी एक्टिविटीज भी जो है वो बच्चों से कराई जानी चाहिए। अब तीसरा आता है आपका पॉइंट कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, भागों में नहीं। पहला पॉइंट तो ये है इसमें कि इस आयु वर्ग के बच्चे क्या देखते हैं, अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, भागों में नहीं देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप उन्हें बाहर का नजारा दिखा रहे हैं किसी को, तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये पेड़ है, ये जानवर है, ये पत्ती है, ये पक्षी है। तो वो उसको क्या देखते हैं, पूरे एक पर्यावरण यानी एक समग्र रूप में देखते हैं, वो अलग अलग रूप में नहीं देख पाते हैं वो। तो यही इसमें कहा गया है कि जो परिवेश है उसको वो समग्र रूप में देखते हैं, भागों में टुकड़ों में नहीं देखते हैं वो उसको। और आगे कि इससे जुड़ी किसी भी विषय को वो विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं देखते हैं। जैसे अब हम उनको पेड़ पौधों के बारे में, पक्षी के बारे में, इन सब के बारे में कक्षा के बाहर ले जाकर बता रहे हैं उनको, तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो चीजें बताई जा रही हैं वो पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताई जा रही हैं, या फिर सामाजिक विज्ञान के बारे में बताई जा रही हैं, या फिर विज्ञान के बारे में बताई जा रही हैं। उन्हें इस बात की नॉलेज नहीं है कि ये कौन से सब्जेक्ट के बारे में सारी चीजें हमको बताई जा रही हैं। तो उनको उस टाइम उतना पता नहीं होता है कि ये विज्ञान है कि सामाजिक विज्ञान है, तो वो उसके अध्ययन के रूप में नहीं देखते हैं। वो एक उनकी रुचि होती है किसी चीज को देखने में, और रुचि के माध्यम से ही वो किसी चीज को ग्रहण करते हैं और उसको सीखते हैं। तो ये सारी बातें आती हैं इस पॉइंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं।
विषय वस्तु कैसी रखी गई है? बाल केंद्रित रखी गई है, जिससे कि बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने का अवसर मिले, रटने की प्रवृत्ति कम हो। अतः परिभाषाओं को, वर्णन को, अमूर्त प्रत्यय आदि को स्थान नहीं दिया गया है। तो किताब में आपको देखने को मिलेगा कोई भी बड़ी-बड़ी परिभाषाएं नहीं दे रखी हैं, कोई भी इस तरह की चीज नहीं दे रखी है जिससे कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो या फिर उन्हें उनके अंदर रटने की भावना जो है वो विकसित हो। तो उनको रटने से जो है वो दूर रखा गया है। उनको इस तरीके की पुस्तक बनाई गई है कि उनके अंदर जो है वो रुचि जागृत हो और जो एक्टिविटीज है हाथ से करने वाली और जो कक्षा से बाहर के जीवन से उनको जोड़ा जाए, ये सारी बातें जो है वो इस पुस्तक के अंदर जो है वो सम्मिलित की गई हैं। और दूसरी बात की विषय वस्तु कैसी रखी है? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं रखी गई है। आप पूरे एनसीईआरटी लेके देख सकते हैं, एनसीईएफ देख सकते हैं, कहीं पर भी ये बात नहीं की गई है कि आप जो है वो पाठ्य वस्तु को शिक्षक केंद्रित रखें। उसमें हर जगह ये बात की गई है कि बाल केंद्रित रखना चाहिए। शिक्षा का जो केंद्र है वो आपका बालक होना चाहिए, शिक्षक नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है वो इस पुस्तक में भी आपको देखने को मिलती हैं और ये पुस्तक भी इसी बात पर जोर देती है कि जो विषय वस्तु है वो आपकी बाल केंद्रित ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौका दिया जाए जिससे कि वे अपने विचार प्रकट कर सकें, उत्सुकता को बढ़ा सकें, करके सीखने, प्रश्न करें तथा प्रयोग कर सकें। तो आपको क्या करना है? आपको उनके पीछे जो है वो एक तरीके से आपको पुश करना है उनको, बस कि आप ये करिए, आप वो करिए। आप उनको किसी भी तरीके रटने की भावना तो आपको उनके अंदर जागृत नहीं करनी है बिल्कुल भी, चाहे वो कोई सी भी एक्टिविटी को लेके हो। आप उनकी एक शिक्षक के रूप में आप बस उनकी हेल्प करेंगे, उनका सहयोग प्रदान करेंगे और आप उनके साथी की तरह कार्य करने वाले हैं यहाँ पर। आप बच्चों को किसी भी तरीके से ऐसे गाइडेंस नहीं देंगे कि उनको ये लगे कि ये शिक्षक जो है वो हमारे ऊपर प्रभावी हो रहा है, यानी हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है और हमें करने के लिए जो है वो फोर्स कर रहा है। तो इस तरीके की चीजों से बचना है। तो ये बात की गई है कि बच्चों को हमें मौका देना है, ठीक है, हमें बस उनका हेल्प करनी है, बाकी सारा काम जो है वो बच्चे करें, यानी 20% आपको हेल्प देनी है और बाकी के सारे काम जो है वो बच्चे स्वयं करें। 80% का जो काम है बच्चे वो स्वयं करें। जिससे कि क्या होगा? जिससे कि वो अपने विचार प्रकट कर सकेंगे, ठीक है, उनके अंदर विचारों को सोचने की और चीजों के बारे में उत्सुकता जो पैदा हुई है उनको जानने की, समझने की सारी बातें उनके अंदर आएंगी और वो करके सीखेंगे किसी चीज को, प्रश्न करना सीखेंगे और प्रयोग करना भी सीखेंगे। तो ये सारी बातें जो है वो उनके अंदर अंदर आएंगी ये सारी चीजें। आगे पॉइंट बढ़ते हैं कि बच्चे जो है वो पाठ्य पुस्तक से खुशी-खुशी जुड़ें, इसके लिए पाठों का प्रस्तुतिकरण विविध तरीकों से किया गया है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है, तो पाठ्य पुस्तक में किस तरीके से वर्णन किया गया है कि उसमें आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि उसमें किस्से कहानियों को ऐड किया गया है, संवाद हैं उसमें, कविताएं हैं, पहेलियां हैं उसमें, हास्य खंड है, नाटक है, क्रियाकलाप है, यानी एक्टिविटीज दे रखी हैं बहुत सारी। तो एनसीएफ जो है वो एक्टिविटीज पे तो बहुत ज्यादा बल दे रही है कि आप बच्चों से जो है वो स्वयं एक्टिविटीज करवाइए, आप उनके एक सहयोगी की तरह काम करिए, आप उनको थोड़ा सा पुश करिए, पीछे से हेल्प करिए, बाकी सारा काम जो है वो बच्चों से करने दीजिए। ये सारी बातें जो है वो एनसीएफ और एनसीईआरटी दोनों ही कहते हैं ये बात। तो इसमें क्या है कि बच्चे जो है वो पाठ्य पुस्तक से खुशी-खुशी जुड़ सकें, यानी उनको उबाऊपन ना लगे किताब को पढ़ने में, तो इसलिए इसमें ये सारी चीजें ऐड की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक में विविध प्रकार के क्रियाकलाप हैं जो बच्चों को अवलोकन, खोज, पहला है अवलोकन, खोज, वर्गीकरण, प्रयोग, चित्र बनाना, बातचीत करना, अंतर ढूंढना, लिखना आदि सभी कौशलों को सीखने का मौका देंगे। तो इसमें इस तरीके की जो है एक्टिविटीज, मैंने आपको पहले बताया कि एक्टिविटीज के बारे में बहुत ज्यादा बल दिया है एनसीएफ ने और एनसीईआरटी ने कि आप बच्चों से जो है वो एक्टिविटीज करवाइए। तो उनसे क्या होगा कि उनके अंदर जो है वो खुद स्वयं करके सीखेंगे, वो जानेंगे और वो नई खोज कर सकेंगे। तो इसलिए जो है वो उनको स्वयं सारी चीजें करने दी जाएं, आप बस उनके सहयोगी और पीछे से पुश करते रहें उनको हल्का हल्का, आप उनको प्रभाव न डालें। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए उस किताब में क्या दे रखा है? इस किताब में जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज दे रखी हैं, जैसे कि आपका आगे दे रखा है खोज हो गया, वर्गीकरण हो गया, प्रयोग, चित्र बनाना, बच्चों को चित्र बनाने के लिए कहना, बातचीत करना, अंतर ढूंढना, लिखना आदि सारी चीजें उसमें दे रखी हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में क्रियात्मक कौशल, बच्चों में क्या क्या विकसित करना है? हमें क्रियात्मक कौशल, सृजनात्मकता, ठीक है, को उभारना है, रचना करने का कौशल एवं सौंदर्य बोध का विकास भी होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज जो करने के बाद जो है वो उनके अंदर ये सारे गुण जो है वो विकसित होने लगेंगे, यानी क्रियात्मक कौशल विकसित होगा, सृजनात्मकता होगी उनके अंदर, ठीक है, क्रिएटिविटी और रचना करने का कौशल होगा, कुछ नई चीज खोज कर सकेंगे, किसी चीज की नई रचना कर सकेंगे, किसी कविता की, कहानी की, इस तरीके से। और उनके अंदर सौंदर्य बोध का, अब सौंदर्य बोध जो होता है स्वयं अपने शरीर के लिए भी हो सकता है और पर्यावरण के प्रति भी हो सकता है। सौंदर्य बोध कि आपको पर्यावरण को किस तरीके से साफ रखना है, किस तरीके से सुथरा रखना है, उसको किस तरीके से उसकी सुंदरता बढ़ानी है। आगे बढ़ते हैं।
मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है अतः विभिन्न परिस्थितियों जैसे कि अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, ड्राइंग अथवा चित्रकारी करना, समूह में चर्चा करना आदि के दौरान मूल्यांकन होना जरूरी है। तो बच्चों को आपका क्या करना है, ये जब एक्टिविटीज ये सारी कर रहे हैं तो आपको उनका मूल्यांकन भी करना है और मूल्यांकन जो सतत होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 6 महीने में एक बार बच्चों का मूल्यांकन कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन जो है वो सतत प्रक्रिया में चलते रहना चाहिए, हर रोज होना चाहिए। तो टीचर को क्या करना है, हर रोज उसका सतत मूल्यांकन करना है, उसकी कमियों को ढूंढना है और उसकी कमियों को इस तरीके से बताना है कि वो स्वयं ही उस चीज में सुधार कर ले। उसको ये ना लगे कि हाँ मेरे में कुछ कमी है, इस तरीके से उसको सुधार ना करे वो, बल्कि वो स्वयं जान के और वो खेल खेल में रुचि रुचि में वो अपनी कमियों को दूर कर ले। तो इस तरीके का हमें मूल्यांकन करना है और उनको गाइडेंस देनी है। उसके बाद क्या है, एनसीईआरटी के द्वारा अध्यापकों के लिए एक पुस्तिका ईवीएस स्किल्स थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन इजी ग्रेड्स प्रकाशित की गई है। तो ये इस पुस्तक का नाम है, ये एनसीईआरटी के द्वारा क्या की गई है, प्रकाशित की गई है और ये अध्यापकों के लिए है, ये पुस्तिका का नाम है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस विषय नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ये हमेशा जो है वो एग्जाम में आता ही है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो कक्षा 1 और 2 में जो है वो ईवीएस सब्जेक्ट नहीं है। थर्ड क्लास से एनसीईआरटी ने ईवीएस को शामिल किया है अपने पाठ्यक्रम में, थर्ड में, फोर्थ में एंड फिफ्थ में, यानी फर्स्ट और सेकंड जो में क्लास में जो है वो आपका ईवीएस नहीं है। परंतु इससे जो ईवीएस से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको भाषा यानी लैंग्वेज और गणित मैथ के माध्यम से बताए जाने की बात है। उसमें कहा गया है कि आप फर्स्ट और सेकंड क्लास में बच्चों को जो पर्यावरण के बारे में जो आपको ज्ञान देना है, उनको समझाना है, वो आप किसके माध्यम से समझाएंगे, लैंग्वेज के माध्यम से और आपका मैथ के माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से आप उनको समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पॉक्सो एक्ट महिलाओं एवं बच्चों के लिए है। ठीक है, एक पॉक्सो एक्ट जो है वो सरकार के द्वारा लाया गया, ये आपके महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, जिसकी हेल्पलाइन नंबर है 1098। आगे बढ़ते हैं कि इसमें परिभाषाओं को स्थान नहीं दिया गया है और मात्र जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, रटने की प्रवृत्ति और केवल उनको समझा देना कि अच्छा ये इस तरीके से होता है, ये इसके बिल्कुल खिलाफ है एनसीएफ और एनसीईआरटी। तो वो बिल्कुल मना करती है एनसीएफ की इस तरीके से काम नहीं करना है टीचर को कि बस केवल जानकारी को दे दो और उनको रटा दो, इस तरीके से नहीं करना है और इसलिए जो है वो परिभाषाओं को भी स्थान नहीं दिया गया है इसमें। उनको जानकारी स्वयं ढूंढनी है, यानी कि आपको किसी चीज के बारे में बस केवल आपको क्वेश्चन उठाना है, बाकी उनको सब आपको करने देना है कि वो किस तरीके से उसको अपने खोज कर सकेंगे, किस तरीके से उसका आंसर दे पाएंगे, वो कितने कितने दिशाओं में उसका आंसर दे पाएंगे। ये सारी बातें जो है वो स्वयं बच्चों को करने दें। बस आपको केवल एक क्वेश्चन रेज करें और उनके आंसर वो स्वयं ढूंढने दें, केवल जानकारी उठाए नहीं। जैसे आपने किसी टॉपिक के बारे में बताया है तो केवल उसके बारे में जानकारी नहीं देनी है, आपको आपको क्वेश्चन इस तरीके के उठाने हैं ताकि बच्चे स्वयं खोज करें, आंसर को ढूंढें, क्रियाकलाप करें, ये सारी चीजें वो स्वयं करें और स्वयं जो है वो उसका आंसर ढूंढें। आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक जो है वो बाल केंद्रित है, जिससे कि बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने के अवसर मिले और वे रटने की मजबूरी से बचें। तो रटने की तो बिल्कुल बात नहीं कही गई है इसमें कि बच्चों को रटाना तो हमें बिल्कुल भी नहीं है। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, यानी पुस्तकें जो कैसी बने, बाल केंद्रित बने, इसमें बच्चों को स्वयं खोज के, जैसे मैंने भी बताया था आपको कि आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन रेज करना है, उनको विभिन्न दिशाओं में उसका आंसर ढूंढने के लिए आपको स्वतंत्र छोड़ देना है उनको। तो बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने के अवसर मिले, बच्चे स्वयं खोजें और उसका आंसर जो है वो पता करें विभिन्न दिशाओं में सोचकर। तो उनको सोचने के लिए ज्यादा आपको प्रोत्साहित करना, ना कि रटाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक की जो भाषा है वो औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा है, ज्यादा कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। अनौपचारिक कह सकते हैं, इस तरीके की भाषा है, औपचारिक बिल्कुल नहीं है, बच्चे आसानी से समझ सकें। आगे बढ़ते हैं। बच्चे किताब के पृष्ठ को समेकित रूप से पढ़ते हैं, उसमें दिए गए शब्दों को, चित्रों को आदि को अलग अलग नहीं देखते हैं। तो ये बात कही गई है एनसीएफ के द्वारा कि बच्चे जो होते हैं वो पूरी किताब, जैसे आप बच्चों को किताब पढ़ा रहे हैं तो वो ये नहीं लिखेंगे कि चित्र किसी का है, ये शब्द किसी और का लिखा हुआ है, ये कुछ और लिखा हुआ है। वो पूरे पृष्ठ को जो है वो एक समग्र रूप में देखते हैं, वो चित्र को उस कहानी के साथ जोड़ेंगे, शब्दों को चित्र के साथ में जोड़ेंगे। इस तरीके से बच्चे जो है वो अपना अनुमान लगाते हैं किसी भी पृष्ठ के बारे में, किसी भी कहानी के बारे में। वो अलग अलग नहीं सोचते हैं सारी बातों को। तो ये बात कही गई है कि ये पृष्ठ दिया गया है तो उसको समेकित रूप से पढ़ेंगे वो, शब्दों को शब्दों को जो है वो
चित्र के माध्यम से जोड़ेंगे और चित्र को जोड़ेंगे आपके शब्दों के साथ में। तो इस तरीके से करते हुए बच्चे चलते हैं, ना कि वो प्रश्न को अलग-अलग रूपों में यानी भागों में नहीं देखते हैं। वो जो हमने लाइन पहले भी पढ़ी थी, वो किसी भी चीज़ को भागों में नहीं देखते हैं, समग्र रूप में देखते हैं वो। आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत ना माना जाए, बल्कि बच्चों को स्वयं ज्ञान रचने में वे एक सहायक भूमिका निभाएँ। तो पाठ्य पुस्तक केवल एकमात्र ज्ञान का स्रोत नहीं माना जाना चाहिए पुस्तक को, कि केवल पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो ही सत्य है और बाकी सारी चीजें झूठ हैं, और तो इसके अलावा किताब के अलावा तो हमें जानकारी कहीं से मिलेगी नहीं, और जो इसमें लिखा हुआ है वो ही बिल्कुल हमें रटना है, वो ही समझना है। इसके अलावा ना हमें कुछ पढ़ना है ना कुछ देखना है। तो इस तरीके का नहीं करना है। और बच्चों को वो स्वयं ज्ञान रचने में भी एक सहायक भूमिका निभाए, यानी क्या एक सहायक भूमिका के रूप में काम करे पुस्तक, और ताकि वे अपने आसपास के लोगों से, परिवेश से और समाचार पत्रों से भी सीखें। यानी वो अपने परिवार से सीखें, अपने आस पड़ोस से उनसे सीखें, समाचार पत्र पढ़ें, किताबें और पढ़ें, इन सारी चीजों से वो जानकारी लें। केवल पुस्तक के भरोसे ही ना बैठे रहें, सारा ज्ञान हमें जो है वो पुस्तकों से ही मिले। आगे बढ़ते हैं। पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को डाला है, जिनसे बच्चे जूझें, इनके प्रति संवेदनशील हों और सही समझ बना सकें। तो जो पाठ दे रखे हैं उनमें किन-किन चीजों को शामिल किया गया है? जो आम जिंदगी की वास्तविक घटनाएं, जो आम लोग होते हैं उनकी जो वास्तविक घटनाएं उनको डाला गया है इसमें। रोजमर्रा की जो समस्याएं हुई, जैसे पानी की समस्या हो गई, सफाई की समस्या हो गई, इन सारी समस्याओं को उसमें डाला गया है। और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को डाला गया है। आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्या जैसे कि मान लीजिए आप पर्यावरण के बारे में हो गई, जल प्रदूषण के बारे में हो गई, इन सारी समस्याओं को भी उसमें डाला गया है, जिनसे कि बच्चे जूझें, इनके प्रति संवेदनशील हों और सही समझ बना सकें उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। अध्यापक भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान सृजन करते हैं और अपने अनुभवों को बढ़ाते हैं। तो अध्यापक भी जो सारा सर्व ज्ञाता नहीं होता है, सर्वज्ञानी नहीं होता है वो उसको भी सीखने की ज़रूरत होती है, उसको भी ज्ञान का सृजन करने की ज़रूरत होती है, और वो जो अपने अनुभव होते हैं उनसे भी अपने ज्ञान को बढ़ाता है और अपने अनुभवों को भी बढ़ाता है वो। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाली, हमेशा आता है ये वाला क्वेश्चन सीटेट की ईवीएस में, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है ये वाला, कि पाठ्यक्रम जो है वो 6 थीम में विभक्त है। जो 6 थीम दे रखी हैं वो आपकी कौन-कौन सी हैं? पहला है आपका परिवार और मित्र, दूसरा है आपका भोजन, तीसरा है आपका पानी, चौथा है आपका आवास, पांचवा है आपका यात्रा, छठवां है आपका हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला है आपका परिवार और मित्र, दूसरा है आपका भोजन, फिर पानी, आवास, यात्रा और हम चीजें कैसे बनाते हैं। इसमें से पहला जो आपका पॉइंट है यानी पहली थीम जो है वो परिवार और मित्र, उसमें आपके जो है वो 4 सब पॉइंट आते हैं। यानी 4 जो है वो सब थीम है इसमें। जैसे पहली है आपकी आपसी संबंध, दूसरी है काम और खेल, तीसरी है जानवर और चौथी है आपके पौधे। आगे बढ़ते हैं। युद्ध और अमन जो है वो समाज और राजनीति से जुड़े हुए हैं। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि युद्ध और अमन जो है वो समाज और राजनीति से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन के संकेतक, हम मूल्यांकन जो है वो उसके कौन कौन से संकेतक होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन के संकेतक की हम बात करें तो अवलोकन पहला है। अवलोकन और रिपोर्ट करना, वर्णन सुनाना, चित्र बनाना, चित्र देखकर बताना, तस्वीर, तालिका, नक्शे बनाना। यानी कि हम किसी का मूल्यांकन जो है, हम बच्चे का मूल्यांकन किस तरीके से करने वाले हैं। जैसे कि उसने कोई नक्शा बनाया है, उसने कोई तालिका बनाई है, कोई तस्वीर बनाई है, तो उसको देख के हम उसका मूल्यांकन यहाँ पर करने वाले हैं। तो यही शब्द जो दे रखे हैं ये मूल्यांकन के आपके संकेतक माने जाते हैं ये। अब आते हैं दूसरा चर्चा करना। तो चर्चा करना में क्या आएगा आपका? सुनना हो गया, बोलना हो गया, अपनी राय देना, दूसरों की राय पूछना, ये सारे चर्चा करने में आएंगे। अभिव्यक्ति में क्या आएगा आपका? चित्र द्वारा हो सकती है अभिव्यक्ति, हाव भाव से, सृजनात्मक लेखन द्वारा, हाथों से कुछ बनाकर। व्याख्या में क्या आएगा आपका? व्याख्या में आपका आएगा तर्क देना, तर्क के आधार पर चीजों में संबंध जोड़ना। ये सारे आपके मूल्यांकन के जो शब्द हैं, जो किस तरीके से आप बच्चों के मूल्यांकन को देखेंगे और आप किस तरीके से उनका मूल्यांकन जो है वो किन शब्दों को देखकर, यानी किन गतिविधियों को और एक्टिविटीज को देखकर आप करने वाले हैं उनका मूल्यांकन। तो ये आपके जो है वो मूल्यांकन के संकेतक हैं ये आपके। आगे वर्गीकरण किस तरीके से करेंगे आप? समूह बनाकर, समानता और अंतर जानना, तुलना करना, तुलना करके आप कर सकते हैं वर्गीकरण। प्रश्न करना, जिज्ञासा व्यक्त करना, समालोचनात्मक चिंतन, अच्छे प्रश्न बनाना। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न करना है तो आपने देखा कि किस बच्चे में जिज्ञासा ज्यादा उत्पन्न हुई उसका आंसर देने के लिए, तो आपने उस तरीके से उसका मूल्यांकन करा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण। विश्लेषण में आप पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, परिकल्पना करना यानी अंदाजा, निष्कर्ष लगाना,
आगे बढ़ते हैं, प्रयोग करना। प्रयोग करने में आपका वस्तुओं का जुगाड़, प्रयोग करना, ये इसमें भी आता है। अब है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, तो इसमें आता है आपका विविध, विभिन्न और वंचित लोगों के प्रति संवेदनशीलता। बच्चों में देखेंगे, जब आप इस तरह का कोई टॉपिक उठा रहे हैं तो आप बच्चों में देखेंगे कि बच्चे जो है वो उस टॉपिक के प्रति कितने संवेदनशील हो रहे हैं, तो उस तरीके से आप बच्चों का यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे। सहभागिता कैसे पता लगाएंगे आप, यहाँ पे 10वां पॉइंट कि जिम्मेदारी लेना और पहल करना। ये कोई बच्चा कोई काम में एक्टिविटी करने के लिए किस तरीके से पहल कर रहा है, किस तरीके से आगे आ रहा है, तो इस तरीके से आप देखेंगे। साथ मिलकर काम करना, अपने ग्रुप में किस तरीके से साथ मिलकर काम कर रहा है, ये सारी चीजें जो है वो साथ मिलकर काम करना सीखना, ये सारी चीजें जो है वो सहभागिता के अंतर्गत आएंगी। इस तरीके से आप उन बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। तो ये आपके 10 पॉइंट है मूल्यांकन करने के लिए, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, पाठ के अंत में हमने क्या सीखा, भाग भी है। ये आपकी पुस्तक की बात हो रही है, तो पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में क्या हमने क्या सीखा, इस तरीके से करके एक भाग भी दे रखा है उसमें। आगे बढ़ते हैं, बच्चों के अपने विचार, अवलोकन की रिपोर्ट, स्वयं के अनुभव की अभिव्यक्ति, किसी बात के लिए तर्क, प्रयोग के बाद उसके परिणाम आदि ऐसे अवसर हैं जिनसे गुणात्मक रूप से हमें यह पता चलता है कि बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं। तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं, यानी सबसे पहले तो हम बच्चों के विचार जानेंगे कि बच्चों के विचार क्या हैं, यानी किसी टॉपिक को आपने समझाया, उसके ऊपर आपने उसके विचार पूछे तो वो किस तरीके से अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है। अवलोकन करके हम पता करेंगे, स्वयं के अनुभव की अभिव्यक्ति करेंगे, हम अपने अनुभव बताएंगे स्वयं को, और फिर देखेंगे कि बच्चा उसको कितनी जिज्ञासा के साथ सुन रहा है या समझ रहा है। किसी बात के लिए तर्क करेंगे उससे, फिर उसका आंसर लेंगे उससे। प्रयोग के बाद उसके परिणाम आदि ऐसे अवसर, यानी प्रयोग के बाद हम पूछेंगे कि इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका परिणाम और क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ऐसी हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो क्या क्या सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 3 पॉइंट हैं ये वाले। भारत सरकार का प्रतिलिपियाधिकार 2006, एक है पुनर्गठन अधिनियम 1971, और एक है आपका समुद्री सीमा। जो भारत की जो थल है, वहां से आपके समुद्र की सीमा कहाँ तक लगती है, वो लगती है आपकी 12 समुद्री मील तक लगती है। तो ये आपके तीन है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ये आपका प्रतिलिपि अधिकार है भारत सरकार का 2006 में, पुनर्गठन अधिनियम 1971 में, और 12 समुद्री मील तक जो है आपकी समुद्री सीमा लगती है। यानी किसी भी देश की कह सकते हैं थल से जो है वो उसकी 12 समुद्री मील तक उसकी समुद्री सीमा मानी जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और जो मैंने आपको सब बताया है कि आपको समझ में आ गया हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम पेडागोजी को और जान सकते हैं, तो वो हम जानेंगे प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनसे हम जानेंगे पेडागोजी के बारे में, ईवीएस की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।